नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। सीरिया में विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद विदेशी हमले तेज हो गए हैं। इजरायल लगातार सीरिया की जमीन पर आगे बढ़ रहा है और ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल वो सीरिया में डटे रहेंगे। इसे लेकर अब सीरिया विद्रोही गुटों में भी असंतोष नजर आ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि इजरायल को चेतावनी भी दे दी है। सीरियाई विद्रोही समूह एचटीएस ने कहा कि इजरायल ने हमले कर लाल रेखा पार कर दी है। सीरिया में इजरायल और तुर्की के बढ़ते कंट्रोल को लेकर अमेरिका भी चिंता में दिखाई दे रहा है। तो कैसे सीरिया में इजरायल के बढ़ते कब्जे ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सीरिया के बाद अब जॉर्डन में मंडराने लगा खतरा। मिडिल ईस्ट में नहीं थम रही जंग और चलते चलते में देखेंगे कैसे हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश से लोगों को गायब करवा रही हैं शेख हसीना। तो सीरिया में राष्ट्रपति असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद वहां के हालात पहले से भी ज्यादा अस्थिर हो गए हैं। अब सीरिया विदेशी हमलों के लिए खुला मैदान बन गया है। इजरायल लगातार सीरिया पर हमले कर रहा है। इजरायल ने यहां तक कि राजधानी दमिश्क पर भी निशाना साधा है, जिसके बाद सीरिया के विद्रोही गुटों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। दशकों से सीरिया की सत्ता पर काबिज बशर अल असद की सत्ता गिराने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विद्रोही गुट एचटीएस ने भी इजरायल के हमलों के खिलाफ तीखा रुख अपनाया है। पहली बार उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीरिया की जमीन पर हमला कर इजरायल ने रेड लाइन पार कर दी है और ये अब क्षेत्र में अनावश्यक तनाव को जन्म दे सकता है। सीरियाई टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में एचटीएस के लीडर अहमद अल शरा, जिन्हें ग्रुप में अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इजरायल को चेतावनी दी है। जुलानी ने कहा कि इजरायल के पास अब सीरिया पर हवाई हमला करने का कोई बहाना नहीं बचा है। अब सीरिया किसी भी नए संघर्ष में नहीं उलझना चाहता। यानी एक तरह से उन्होंने इजरायल को यह चेतावनी दे दी है कि अगर इजरायल के सीरिया पर हमले जारी रहे तो एचटीएस की तरफ से उन पर जवाबी हमला किया जाएगा। दरअसल तख्ता पलट के बाद इजरायल ने सीरिया पर जमकर एयर स्ट्राइक की। उनका कहना था कि सीरियाई सेना के हथियार विद्रोहियों के हाथ न आ जाए, इसलिए उनकी तरफ से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा भी की गई। और अब विद्रोही गुट के नेता ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो स्थिति को बिगड़ने से रोके और सीरिया की संप्रभुता का सम्मान करे। सीरिया लंबे गृह युद्ध से थका हुआ है और फिलहाल किसी भी ऐसे संघर्ष में नहीं उलझेगा जिससे और भी ज्यादा विनाश हो। उन्होंने कहा कि सीरिया का प्रमुख लक्ष्य पुनर्निर्माण और स्थिरता है। सीरिया में इजरायल और तुर्की जिस तरह से अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं, इसे लेकर अमेरिका की चिंता भी बढ़ी हुई है। दरअसल राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोही गुटों के संघर्ष में अमेरिका ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ का समर्थन किया था, लेकिन अब तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही एसडीएफ के लड़ाकों पर हमले कर रहे हैं, जिससे एसडीएफ को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एसडीएफ इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन में मुख्य सहयोगी है, जिसका नेतृत्व वाईपीजी मिलिशिया कर रहा है और तुर्की वाईपीजी को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके की आतंकवादी शाखा मानता है। तुर्की ने वाईपीजी और पीकेके दोनों को गैर कानूनी घोषित किया है। ऐसे में अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और इसी सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष हकान फिदान से बात की। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरेला इजरायल पहुंचे। उन्होंने इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी और इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज से मुलाकात की। इन सभी हालात को देखते हुए फिलहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीरिया में नया मोर्चा खुलने वाला है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे जॉर्डन पर मंडराते खतरे की। तो सीरिया में हुए तख्ता पलट का असर जॉर्डन तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। जॉर्डन की राजा की कुर्सी खतरे में आ गई है। जॉर्डन की सरकार को डर लग रहा है कि सीरिया के बाद उनके देश में भी विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि 1 करोड़ 15 लाख की आबादी वाले जॉर्डन में करीब 60% फिलिस्तीनी है और 13 लाख सीरियाई शरणार्थी है और इनमें से कुछ पर सीरियाई सरकार के लिए जासूसी करने का शक है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उन पर गुप्त रूप से निगरानी रखी जा रही है। वहीं घरेलू इस्लामिक आंदोलन के लोग भी अपनी नाराजगी दिखाते रहे हैं। दरअसल जॉर्डन एक राजशाही है जिसमें राजा राजनीति और शासन में प्रमुख भूमिका निभाता है और फिलहाल वहां किंग अब्दुल्ला II का शासन है, लेकिन अब उन्हें भी अपनी सत्ता खोने का डर सता रहा है। आंतरिक विद्रोह के अलावा ईरान भी उनके लिए चुनौती बन सकता है। दरअसल जॉर्डन की सरकार को इजरायल का समर्थक माना जाता है। हाल ही में इजरायल पर ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को भी जॉर्डन ने अपनी सीमा के अंदर ही मार गिराया था।
लेकिन वहां की जनता फिलिस्तीन और हमास की समर्थक है। ऐसे में यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। अक्टूबर में हमास के हमले के बाद गजा में चल रहे इजरायली हमले, जिसमें हजारों लोग मारे गए, इसे लेकर जॉर्डन के लोगों का गुस्सा सड़कों पर भी नजर आया। जॉर्डन के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था और लोग अपने ही राजा को गद्दार कहते दिखाई दिए। ऐसे में सीरिया के हालात जिस तरह से तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं, उसका असर जॉर्डन में भी देखा जा सकता है। इसकी आशंका इजरायल ने भी जताई है। इजरायली अधिकारियों ने चिंता जताई है कि सीरिया में विद्रोहियों की जीत के बाद इस्लामिक देश जॉर्डन पर खतरा मंडरा रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने जॉर्डन का दौरा भी किया, जिसके बाद इजरायली कैबिनेट में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सीरिया का संघर्ष जॉर्डन तक फैल सकता है, जो किंग अब्दुल्ला के शासन के लिए खतरा साबित हो सकता है। अरब दुनिया में भी इस बात को लेकर डर बढ़ रहा है कि सीरिया में विद्रोह की सफलता दूसरे देशों में भी इस्लामिक आंदोलन को बढ़ावा दे सकता है। बहरहाल अब जॉर्डन की सियासत में क्या नया मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात मिडिल ईस्ट में तेज होती जंग की। युद्ध विराम की चर्चा के बीच गजा में इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा इजरायली हमलों में 18 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 10 लोग दीर अल बलाह के निकाय भवन में मारे गए। वहां पर वे लोग राहत सामग्री लेने के लिए आए थे। हमले के बाद घायलों को लोग कंधों पर लादकर या रिक्शों से नजदीकी अस्पताल में ले गए। इजरायली सेना का कहना है कि मारे गए लोग शरणार्थियों और राहत सामग्री के भंडार की आड़ में छिपे हुए हथियारबंद लड़ाके थे। इसके साथ ही इजरायल ने गजा सिटी को निशाना बनाया, जहां एक महिला और उसके बच्चे समेत 7 लोग मारे गए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अभी तक 44,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और अब इजरायली सेना ने गजा के जूडिया और समारिया क्षेत्रों से इस हफ्ते करीब 50 लड़ाकों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। उनका कहना है कि ये लड़ाके हथियारों के साथ छिपे हुए थे और इजरायली सेना पर हमले का मौका तलाश रहे थे। इस बीच मिस्र, कतर और अमेरिका ने एक बार फिर से गजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान फिलहाल इजरायल के दौरे पर है, जहां उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात कर युद्ध विराम पर चर्चा की। लेकिन यह प्रस्ताव लंबे वक्त से मंजूर नहीं हो पा रहा। गजा में युद्ध विराम की मांग तेज हो रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी युद्ध खत्म होने के बजाय और खतरनाक होता जा रहा है। रूस ने अब सीरिया से भी अपने लड़ाकों को वापस बुला लिया है और पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में जुट गया है। हालांकि रूस की रणनीति क्या होगी, इस पर अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। उत्तर कोरियाई सेना के रूस की तरफ से उतरने के बाद हालात और भी खराब हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के मैदान में बैकफुट पर है, तो रूसी सेना तेज गति से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन ने कहा कि रूसी सैनिकों ने पोक्रोवस्क के आसपास के गांवों में कई यूक्रेनी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। वहीं अमेरिका की तरफ से भी नाटो से बाहर निकलने के संकेत दिए जा रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी है, जिससे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे कैसे हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश से लोगों को गायब करवा रही हैं शेख हसीना। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश में हिंसा भड़क जाने के कारण आनन फानन में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उन्होंने हिंदुस्तान में आकर शरण ले ली। लेकिन इस एक वाकये ने दोनों देशों के रिश्तों को अब तक के सबसे खराब स्तर पर पहुंचा दिया है। यूनुस सरकार के तेवर हिंदुस्तान को लेकर काफी तीखे नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने शेख हसीना पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से गठित जांच आयोग ने कहा है कि उसे लोगों को कथित रूप से गायब किए जाने की घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता का पता चला है। यूनुस के मुख्य सलाहकार के कार्यालय की प्रेस शाखा ने एक बयान में कहा कि आयोग को इस बात के सबूत मिले हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्देश पर लोगों को गायब किया गया। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसीना सरकार ने रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी का इस्तेमाल कर लोगों को यातनाएं दी हैं। हसीना पर आरोप है कि वो लोगों को जबरन उठाने और हिरासत में रखने के लिए आरएबी और दूसरी एजेंसियों का संगठित तरीके से इस्तेमाल करती थी। ऐसे में शेख हसीना के लिए हालात मुश्किल होते दिखाई दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यूनुस सरकार उन्हें बांग्लादेश वापस बुलाकर उनकी गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी हुई है और इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवालों से घिर गई है। अब अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि वे बांग्लादेश में घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार भी दबाव में दिखाई दे रही है।
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय से जुड़े घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तरी बांग्लादेश के सुनामगंज जिले से की है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।